नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूपी टेट 2026 जो कि जनवरी 2026 में जो यूपी टेट परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रीवियस ईयर की श्रृंखला जिसमें आप लोग देखेंगे यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 का पेपर और इसमें हम हिंदी के पेपर को कवर करने वाले हैं, ठीक ना। तो जितने भी हिंदी से बने हुए प्रश्न हैं सबको आज हम बहुत आसानी तरीके से कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं। आपको बता दें, जो आपका 31 से लेकर पूरे 60 तक का जो प्रश्न होता है वह हिंदी से पूछा जाता है और उस वही आपका जो 19 दिसंबर 2016 को प्रश्न बना है उसी को कवर करेंगे। क्या प्रश्न बना था, प्रश्न के लेवल क्या थे और यही प्रश्न आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए बनेंगे कि क्योंकि इस जो आगामी एग्जाम है इसमें देखेंगे कि कैसे आपका यूपी टेट जो होता है प्रश्न पूछ लेता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर पहला देखेंगे कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। यही बताना है कि भाषा शिक्षण की पद्धति कौन नहीं है। किंडरगार्टन पद्धति नहीं है भाषा शिक्षण की, कि डैक्राली नहीं है, कि मार्टेंसरी नहीं है, कि आपका अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। तो यही बताना है दोस्तों कि जो भाषा शिक्षण की पद्धति कौन नहीं है। आपको पता भी है दोस्तों कि जो किंडरगार्टन पद्धति है ये भी भाषा शिक्षण की पद्धति है। आपका डैक्राली भी भाषा शिक्षण की पद्धति होती है। मार्टेंसरी छोटे जो बच्चे होते हैं ना सबको पढ़ाने की, डैक्राली छोटे बच्चों को पढ़ाने की पद्धति होती है। किंडरगार्टन भी एक पद्धति है भाषा शिक्षण की। मार्टेंसरी भी है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन यह भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। तो भाषा शिक्षण की पद्धति कौन नहीं है, तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है यह भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना, ये इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह मानना किसका है, ठीक ना। ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मानना है कि जो बच्चे की प्रथम शिक्षा होती है वह मातृभाषा में दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा जो है, पहली शिक्षा अर्थात 1 to 5 की शिक्षा जो है ना वह मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और ये है भी कि जो बच्चे की शिक्षा, जब हम बच्चे को मातृभाषा में उसकी शिक्षा देते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से उस चीज़ को सीख जाता है। तो यह कथन किसका है यही बताना है। मार्टेंसरी जी का है, कि फ्राबेल का है, कि आपका महात्मा गांधी जी का है, कि आपका किलपैट्रिक का है। याद रखिएगा, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह विचार किसका है दोस्तों, तो यह विचार महात्मा गांधी जी से संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था। क्योंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतएव उसे मातृभाषा में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो देनी चाहिए, इनका कहना था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, यही बताना है दोस्तों कि कौन व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आगमन प्रणाली जो है यह उपयुक्त नहीं है, कि आपका अव्याकृत प्रणाली उपयुक्त नहीं है, कि निगमन प्रणाली उपयुक्त नहीं है, कि कक्षा अभिनय प्रणाली नियुक्त नहीं है। ये बात बताना है दोस्तों कि जो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसमें से आगमन प्रणाली भी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त होता है। ये जो आपका अव्याकृत प्रणाली ये भी मोस्ट होती है, निगमन प्रणाली भी मोस्ट होती है, लेकिन कक्षा अभिनय प्रणाली जो होती है वह व्याकरण शिक्षण के लिए मुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर ऐसा प्रश्न बने तो आप इसको कैसे बताएंगे। देखिएगा, ये व्याकरण शिक्षण है दोस्तों, और व्याकरण शिक्षण जो होता है वह आपकी क्या होती है, ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य रूप होता है। क्या होता है दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा। और याद रखिएगा जो व्याकरण प्रणाली होती है इसमें कक्षा अभिनय प्रणाली का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। कक्षा में रोल अदा करके बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, यह किताबी ज्ञान से सिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, यही आपको बताना है। बनारस से होता था, कि मिर्जापुर से होता था, कि आपका इलाहाबाद से होता था, कि लखनऊ से होता था, ये बताना है। आपको बता दें, आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है वह सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश से होता था। ये तो बात क्लियर हो गए, चारों ऑप्शन इसी में आ जा रहे हैं। तो आनंद कादम्बिनी जो आपके उत्तर प्रदेश के कहाँ से दोस्तों, तो मिर्जापुर से होती थी। इसका प्रकाशन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और इसके जो संपादक थे बद्री नारायण चौधरी थे। कौन थे दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी इसके संपादक थे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न और बता दूं, यूपी टेट में प्रश्न बना भी है कि बद्री नारायण चौधरी को एक इनका उपनाम है, जिनका उपनाम है प्रेम घन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा, इनका उपनाम है, ठीक ना। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, और इनके प्रकाशक थे जो बद्री नारायण चौधरी थे, और इनका उपनाम था प्रेम घन, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आदिकाल की रचना है,
आदिकाल की रचना क्या है? अखरावट है कि आपका दीपशिखा है कि जय सात दशक है कि खुमार रासो? ये बताना है आपको आदिकाल की रचना इनमें से क्या है दोस्तों। तो आदिकाल की रचना क्या है? खुमार रासो। इसको आप याद रखेंगे। क्या है दोस्तों? खुमार रासो है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खुमार रासो है वो आदिकाल की रचना है, ठीक ना। इसको बात को याद रखेंगे। आदिकाल की और भी रचनाएं हैं, जैसे अन्य रचनाएं में याद रखिएगा बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। तो आदिकाल की रचना जो है खुमार रासो है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 6 नंबर देखते हैं। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में जो उद्देश्य कथन होता है वह कब आता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो पूर्व ज्ञान पर आता है कि आपका प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है कि आदर्श वाचन के पश्चात आता है कि आपका मौन वाचन के पश्चात आता है। तो याद रखिएगा पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन जो होता है ना दोस्तों, उद्देश्य कथन जो होता है वह होता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी प्रस्तावना लिखते हैं हिंदी में उसके बाद आप लोग क्या लिखते हैं प्यारे? उद्देश्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उद्देश्य लिखते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। प्रस्तावना के बाद हमारी अगली हेडिंग होती है उद्देश्य की। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ये आपको बताना है कि जो किसी भी शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट करना है तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त होता है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण या अच्छा होता है, ठीक ना। तो आप वाक्य का प्रयोग करेंगे। पहला बात है कि आप भ्रमण कराएंगे, कि व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे, कि चित्र निर्माण विधि का उपयोग करेंगे। तो याद रखिएगा हम आशा करते हैं कि 100 में 100 लोग इस बात को देख लिए होंगे, जान गए होंगे, जितने लोग वीडियो को देख रहे होंगे कि किसी भी शब्द का अगर अर्थ स्पष्ट कराना है ना तो आप वाक्य का प्रयोग करेंगे। और वाक्य का प्रयोग जो होता है ना वह अर्थ स्पष्ट करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या पॉइंट होता है। इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निरामिष किसे कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निरामिष किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो मांस रहित भोजन को निरामिष बोलते हैं, कि मोक्ष का इच्छुक होता है उसको बोलते हैं, कि रात्रि में विचरण करने वाला होता है उसको बोलते हैं, कि मृत का इच्छुक होता है उसको बोलते हैं। याद रखिएगा। तो आपको बता दें मांस रहित जो भोजन होता है ना उसको हम निरामिष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुमुक्षु बोलते हैं। ये भी बात याद रखेगा। और रात्रि में चलने वाला को क्या बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सबको आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखते हैं राष्ट्रवादी कवि रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, यही आपको बताना है। जो आपका राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं उनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे पहले ये भी प्रश्न बन सकता है कि आपको क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो उस रचना का नाम है उर्वशी। पहला तो ये याद रखिए, ठीक ना। और उर्वशी के लिए उनको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी याद रखिए क्योंकि ये भी बन सकता है। और याद रखिएगा 1972 में, कब दोस्तों, तो 1972 में उनको रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सहद शब्द है। जो सहद शब्द है वह कौन सा शब्द है? तत्सम है कि देशज है कि तद्भव है कि आपका आगत है, यही बताना है। तो जो सहद शब्द है ना दोस्तों वह कौन सा शब्द है? वह आगत शब्द है। वह दूसरी भाषाओं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका तत्सम, देशज और तद्भव ऐसा कुछ नहीं होगा, आगत शब्द होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो याद रखेगा जो वनिता शब्द है ना वह स्त्रीलिंग, वह स्त्री का क्या है दोस्तों, पर्यायवाची है या परवाय है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेगा। स्त्री का क्या है दोस्तों, यह परवाय है, इसको ध्यान रखेगा। स्त्री का परवाय में जैसे नारी हो गया, कलत्र हो गया, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी, ये सभी क्या है दोस्तों, या वनिता का पर्याय है या स्त्री का पर्याय है। आगे देखते हैं मुकुंद किसका पर्याय है। ये आपको 12 नंबर क्वेश्चन को बताना है कि मुकुंद किसका पर्याय है। तो विष्णु का है कि सूर्य का है कि शिव का है कि कामदेव का है, यही बताना है दोस्तों। तो जो मुकुंद होता है वह विष्णु का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं काहेरी नालनी तू कुंभलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये
यही बताना है दोस्तों। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है ना, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो जायसी हैं कि कबीर हैं कि रैदास हैं कि आपका दादू हैं। तो याद रखिएगा इसका जो कबीरदास की एक रचना है जो आडंबर को ख़त्म करने के लिए उनकी ये रचना आई थी। और उनकी क्या है दोस्तों, रचना है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल उससे जो घोर आडंबर था, आडंबर विरोधी ये रचना कही जाती है और इसी के विरोध में इन्होंने इस रचना का उन्होंने रचना किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक कबीर की रचना है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है, ये आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इसमें से क्या है। तो माटी का फूल है, याद रखेंगे माटी का फूल है कि आपका चिंतामणि है कि क्षण बोले कड़ मुस्काए है कि आलोक पर्व है। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है क्या है, चिंतामणि है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध संग्रह में आपका चिंतामणि, फिर इसके बाद आपका मित्रता, आपका क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनके कुछ निबंध संग्रह हैं जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक ना। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, सही इसमें से चुनना है। बारात और बसंत में चुनना है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो बारात बसंत होता है ना, इसको कैसे लिखते हैं अगर ये देख लें। सबसे पहले तो बारात को बारात बोलते हैं और इसके बाद जो बसंत नहीं होता इसको क्या बोलते हैं, वसंत बोलते हैं। ये जहाँ शब्द मिले वही आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आपका बारात नहीं है, गलत हो गया। ये भी बारात नहीं है, बारात है, याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा आपका बारात और वसंत, यही क्या ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं अर्ध स्वर क्या कहलाते हैं। तो अर्ध स्वर जो होते हैं वह य और व को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि जो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपराधी का अपना दाढ़ी खुजलाना कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, कि अपराधी को पहचान हो जाना, कि अपराधी का अपनी पहचान छिपाना होता है। याद रखेंगे पहचान छिपाना एक होगा। तो याद रखिएगा चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का जो सही अर्थ है अपराधी का संकटाग्रस्त होना। जो चोर होता है ना उसको आशा रहता है कि मेरी दाढ़ी में तिनका है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि संकट में रहता है, ठीक ना, याद रखेंगे। आगे चलिए देखते हैं एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। यही आपको बताना है कि जो एक बार कही गई बात होती है उसको बार बार दोहराना, उसको अंगार बोलते हैं कि पृष्ठपेषण बोलते हैं कि प्राककथन बोलते हैं कि आपका प्रस्तावना बोलते हैं। ये बात आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जब कहीं भी एक ही बार कही गई बात को दोहराते रहना जो व्यक्ति काम करता है उसको बोलते हैं पृष्ठपेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। ये आपको बताना है दोस्तों कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है ना, याद रखेंगे बुद्धिहीन शब्द जो होता है व्याकरण की दृष्टि से किस में आता है। तो याद रखिएगा शब्द में बुद्धि की हीनता का भाव दर्शाया गया है। बुद्धिहीन का मतलब होता है बुद्धि की हीनता, मतलब बुद्धि की क्या कही गई है, बुराई की गई है। बुद्धि की क्या कही गई है दोस्तों, बुराई की गई है। इसलिए ये क्या है दोस्तों, विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण में आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, ये बताना है आपको कि जो छत से ईंट गिरी इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो याद रखिएगा छत से ईंट गिरी है, सी से शब्द आया और अलग होने के भाव में आया। आपको पता है जहां कहीं भी से आए और वस्तुओं को अलग करे, जैसे पेड़ से आम गिर रहा है, ठीक ना, तो ये सब चीजें जब से के भाव में आए, अलग होने के भाव में आए, मतलब छत से जो ईंट हो रही है क्या हो रही है दोस्तों, अलग हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपादान कारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं महोर्मी का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है यही आपको बताना है। तो महोर्मी का जब संधि विच्छेद आप करिएगा तो महाधन के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ वाला उर्मी हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये जो होगा महोर्मी का संधि विच्छेद होगा। और इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, आ धन के बड़ा ऊ बराबर किसका निर्माण हो गया, ये कन्वर्ट हो गया है ओ में, महोर्मी हो गया, हो गया है, याद रखिएगा। तो इसका संधि विच्छेद का होगा तो महाधन के बड़ा उर्मी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है तो इसमें आपका गुण संधि है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी संधि है अगर कोई पूछ दे तो गुण संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं समष्टि का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा या समष्टि का विपरीत क्या होगा, यही आपको बताना है।
तो जो समष्टि का विपरीत होता है वह व्यष्टि होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कपट का तद्भव शब्द क्या होगा, यही बताना है दोस्तों। जो कपट होता है इसका तद्भव जो रूप होगा वो क्या होगा, करपट का तद्भव जो रूप होगा वो क्या होगा, याद रखेंगे। सांप नहीं है दोस्तों, ये रूप होगा, याद रखेंगे, ये मिस टाइपिंग है। रूप क्या होगा, तो कपट होगा कि कारपेट होगा कि कपूर होगा कि कपड़ा होगा। तो कपड़ा जो होता है, करपट का तद्भव क्या होता है, कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रमणी में कौन सा प्रत्यय लगा है ये आपको बताना है। ठीक ना, तो याद रखिएगा, रमणी में आपका जो प्रत्यय देखिएगा वो कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, अनि है कि आपका रम है कि आपका ई है कि आपका पी है, यही बताना है। तो याद रखिएगा, रमण यहाँ पे दोस्तों देखिए, रमण और धन के इसमें क्या जुड़ेगा, अनीय जुड़ेगा, तो यही हो जाएगा आपका, ये शब्द बनेगा रमणी। क्या बनेगा दोस्तों, रमणी बनेगा, इसको याद रखिएगा। तो जब ये शब्द बनेगा तो इसमें आपका प्रत्यय पूछा, प्रत्यय आपका बाद में लगता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय, अनि प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका बोरी सवे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरतही और बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करी अरिहा समरुवही। इन वाक्य में पंक्तियों में कौन सा रस है, तो याद रखिएगा, जब इसको देखिए वायु उड़ायु और यहाँ पे लक्षण लक्ष्य करी और अरिह समरुवही, याद रखेंगे। जब इसको आप भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका रौद्र रस है, यहाँ में क्रोध जैसी भावों को स्पष्ट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका क्रोध होगा, इस बात को याद रखेंगे। और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, क्रोध होता है, ये भी बात याद रखेगा। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। उपयुक्त पंक्ति में क्रोध की भावना व्यक्त की गई है, इसलिए इसमें रौद्र रस होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभिषेक एकेडमिक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट मेरा एक छोटा रहेगा कि वीडियो से जरूर आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो लाने में मोटिवेट करता है। ठीक ना, तो लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार चरणौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार में छंद कौन सा है, याद रखेंगे। काफी रटा रटाया यह दोहा है दोस्तों, जो काफी बार आप लोग पढ़े भी होंगे। ये क्या है दोस्तों, यह जो है दोहा है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक ना, और इसके दोहा को पता है ना दोस्तों, इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितने कितने मात्राएं होती है, तो याद रखेंगे। जो प्रथम और तृतीय चरण में आपका 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपका 11 मात्राएं होती है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये आपका क्या है दोस्तों, दोहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोठा में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। आगे देखते हैं, वाक्य शुद्ध है, वही वाक्य कौन सा शुद्ध वाक्य, इसी को छांटना है, ये बात को याद रखिएगा। तो देखिए, मोहन और गीता गा रही हैं, यह शुद्ध है आपका, कि गीता और मोहन गा रहा है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं और मोहन और गीता गा रही हैं, याद रखेंगे। कौन शुद्ध है वाक्य, शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, तो मोहन और गीता गा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी थोड़ा विचंबित होगा, तो आप इसको बताइएगा कि हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आने वाला कौन सा शब्द है, यही आपको बताना है। तो जब इसको देखेंगे तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो होता है ना वह कृषाणु होता है। क्या होता है दोस्तों, कृषाणु होता है। फिर इसके बाद आपका आता है कृषक आता है, याद रखेंगे। क्या आता है दोस्तों, आपका कृषक आता है। फिर अगला क्रम जो होता है वह क्रम का होता है। फिर इसके बाद आपका आता है कलियुग। क्या आता है दोस्तों, कलियुग आता है। और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 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 करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में जो आता है वह कलियुग आता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चराचरम जगत में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा। जब ये प्रश्न यूपी टेट का बना था दोस्तों, आयोग द्वारा दिया गया हर साल का जो क्वेश्चन होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन जो होता है वह विवाद में होता है, और यह प्रश्न जो था दोस्तों विवाद में था। ठीक ना, चराचरम में कौन सा समास होगा, तो याद रखिएगा इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो चर और अचर आएगा, याद रखेंगे। ऐसे आप लोग देखिएगा। ठीक ना, तो जो आयोग था ना, आयोग उसने कर्मधारक समास को इसका आंसर माना था कि चराचरम अर्थात जगत में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। लेकिन याद रखिएगा
बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने चराचरम में कौन सा समास माने थे, तो द्वंद्व समास माने थे। ऑप्शन नंबर सी को भी माने थे। याद रखेंगे, आयोग ने अपने बातों पर टिका रहा और आयोग ने ऑप्शन नंबर डी को ही ऑप्शन सही माना। तो आप लोग भी अपने अनुसार देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके अनुसार कौन सा सही है। आगे देखते हैं, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपशब्द जो होते हैं किसी शब्द के आगे लगते हैं, तो अभ्यागत में क्या होगा दोस्तों, अभिधन के आगत होगा, अभिधन के आगत होगा। और अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग आया, जो पहले आता उसी को बोलते हैं, इसमें आया अभी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आप लोग 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को देखें, काफ़ी अच्छे प्रश्न लेवल के प्रश्न रहे। आप लोग देखें कि यूपी टेट में प्रश्न कैसे बनते हैं और प्रश्नों की पूरी श्रृंखला आप लोगों ने देखा। आप लोग प्रश्न देखे, प्रश्न के साथ उसका आंसर भी जानने की कोशिश की। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए हमें विदा और देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।